आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंस के बारे में। कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल एथिक्स में कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसे इसका क्या रोल है, ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने पहले पता कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई काम को करने की उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता को हम लोग बोलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स भी आपको पता है, तो प्रोफेशनल एथिक्स में काम को करने की क्षमता सही तरीके से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि एक्चुअली प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एथिक्स का मतलब क्या है। द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट सच एज हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एक ऐसा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो हर इंसान के पास पे होगा, जो समझ पाएगा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। एक इंसान के पास इतनी समझ होती है कि उसको पता होता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। इस चीज का जो गाइडेंस इंसान को मिलता है ना, ये क्या करता है, ह्यूमन कंडक्ट को गाइड करता है और बताता है कि आपको हॉनेस्ट रहना चाहिए, आपको धोखाधड़ी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, ना किसी को झूठ बोलना चाहिए, ना ही किसी को चीट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका यही मीनिंग है। ठीक है, एथिक्स का मतलब क्या है कि एक टाइप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक मतलब फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि जिसमें कि आपको पता हो कि क्या सही और क्या गलत है, और हमेशा सही चीज करना चाहिए, हॉनेस्ट रहना चाहिए, हमेशा इंटीग्रिटी में मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एथिक्स के बाद हम लोग प्रोफेशन को समझते हैं। A specialized field of work for which you have received formal training like engineering। ठीक है, एक स्पेसिफाइड फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है जो कि स्पेशलाइज किया हुआ है कि इस फील्ड में आपको वर्क करा, जैसे कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग की, किसी ने मेडिकल किया होगा, किसी ने लॉयर का पढ़ाई किया होगा, तो एक स्पेशलाइज फील्ड हो गया ना कि हम इस चीज के स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो उस फील्ड के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि आपको इस चीज की ट्रेनिंग मिली होगी, जैसे कि इंजीनियरिंग की हो गई, और इसका प्राइमरी जो गोल होता है कि आप अपना जो सोसाइटी का जो स्पेसिफिक नीड है ना, आपके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, आपका जो वर्क है, आपके प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करना। ठीक है, जैसे समाज में इंजीनियर का रोल अलग है, डॉक्टर का रोल अलग है, हर एक जितना भी प्रोफेशन अलग अलग है, सबका अलग अलग रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि एक टाइप का स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है जिसमें कि आप करते हैं, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग मिली हुई होती है। ठीक है, तो प्रोफेशन का मतलब समझ गए कि जिस स्पेसिफाइड फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं। एथिक्स का मतलब सही और गलत के बारे में पता करके कोई काम करना। अब है इन दोनों वर्ड्स का मिक्सचर जो कि है प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं। दिस रिफर्स टू द फॉलोइंग एथिकल रूल्स विद इन योर स्पेसिफिक कैरियर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप कुछ एथिकल रूल्स को फॉलो करेंगे अपने स्पेसिफिक कैरियर में, जिस भी कैरियर में आप हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो एथिकल रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं, आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट यू आर नॉट जस्ट अर्निंग मनी बट ऑल्सो फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर क्लाइंट, सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बस पैसा बनाने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आप अपना काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए जो आप काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए। इन तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके तरफ से, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसको पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोले, प्रोफेशनल एथिक्स बोले। तो इसका आप लोग मीनिंग समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हुए हैं उसको फॉलो करना, और इसी के साथ में आपको बस पैसा बनाने पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्लाइंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए, उसकी तरफ से आपको काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करना। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एथिकल कॉम्पिटेंस क्या होता है। ठीक है, एथिकल कॉम्पिटेंस का मतलब तो समझ गए कि कोई भी काम को करने की एबिलिटी, उसकी क्षमता, उसको हम लोग कॉम्पिटेंस बोल रहे हैं। जैसे कि एक इंसान चाहता है हमेशा सच बोलना, हमेशा सच का साथ देना, लेकिन कभी उसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे वो कॉम्पिटेंस नहीं होता, उसका इंटेंशन होता है सच बोलने का, लेकिन उसको पता होता है कि अगर वो सच बोलेगा तो उसके लिए बहुत वहां पे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसका इंटेंशन रहता है पर उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं होता, उसके पास क्षमता नहीं होती कि वहां पे वो सच बोल करके मतलब आगे बढ़ सके। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज को करने की एबिलिटी, कुछ कहने की एबिलिटी, कुछ करने की एबिलिटी। ठीक है, इंसान की क्षमता को बताता है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एबिलिटी होता है, मतलब की क्षमता। यू अचीव एथिकल कॉम्पिटेंस ओनली व्हेन यू पोसेसेस टू स्पेसिफिक क्वालिटीज। आपके पास एथिकल कॉम्पिटेंस तभी होगा, तभी हम ये चीज क्या पाएंगे, जब आपके पास ये दो क्वालिटीज होगी। ठीक है, सबसे पहला क्वालिटी है टेक्निकल स्किल, मतलब अभी आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना, जो भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर जो भी आपका लाइन है, उस चीज के स्किल्स के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे टॉपिक हमारे क्या, एथिकल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस होगा पहले आपकी करने की एबिलिटी तो होनी चाहिए, जो चीज भी आप कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो
तो आपके पास उस चीज को करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एथिकल मतलब कि सही तरीके से, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल का मतलब क्या हो गया कि आप जो काम जो पढ़ रहे हो आपको उसके पास पढ़ने की एबिलिटी होगी, उसके बाद आपके पास काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एथिकल अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा कि उस चीज को सही तरीके से करने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स में लिखा है द नॉलेज ऑफ हाउ टू ऑपरेट मशीन्स और राइट कोड, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग का ब्रांच अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग से बोल रहे हैं कि आपके पास ये नॉलेज होगा कि आपको मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है और आपको कोड को कैसे लिखना है, मतलब कि कैसे करना, हाउ टू डू मेथड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाउ टू डू मेथड है, आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगला इसका एक और एग्जांपल है कि एक सिविल इंजीनियर के लिए एग्जांपल अगर हम लोग ले तो उसको ये चीज का आइडिया होगा कि डिजाइन कैसे वो ब्रिज को कर पाएगा, और इसी को हम लोग टेक्निकल कॉम्पिटेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई सिविल ब्रांच का जो स्टूडेंट है जो आगे जाकर इंजीनियर बनता है सिविल इंजीनियर, तो उसके पास अगर ब्रिज बनाने का काम आता है तो उसको इस चीज का टेक्निकल स्किल्स उसके पास होना चाहिए कि ब्रिज एक्चुअली बनाना कैसे है, ठीक है। बस उसके मन में रहेगा कि हम कोई करप्शन नहीं करेंगे, बस इतना काफी नहीं है, उसको उस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए कि बनाना एक्चुअली में कैसे है, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, जिस भी प्रोफेशन के लिए, जिस भी आप फील्ड में हो, उस चीज की आपके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगला हमारे पास पॉइंट है एथिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दिस इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में फर्क करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं एथिकल अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं। द अवेयरनेस ऑफ व्हाई दैट वर्क इज बीइंग डन एंड व्हाट इज इम्पैक्ट विल बी, ठीक है। ये अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, इस चीज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को क्यों करना चाहिए, व्हाई दैट वर्क इज बीइंग डन, वो काम क्यों होना चाहिए, वो काम क्यों पूरा होना चाहिए, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट विल बी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट इट्स इम्पैक्ट विल बी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या होने, वैसे कि कोई इंसान ब्रिज बना रहा है, ठीक है, कोई सिविल इंजीनियर कोई ब्रिज बना रहा है, ठीक है। उसने उसमें कुछ जो उसका जो कैलकुलेशन होता है ना कि कितना सैंड डालना है, कितना सीमेंट डालना है, उसने उसमें कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है। अब चेंजिंग्स पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, उसको ये चीज पता होगा ना कि वो जो कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, ये काम क्यों करना चाहिए, तो उसको पता होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू, क्या करना है और क्यों करना है, उस चीज की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एथिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। टेक्निकल स्किल में हो गया कि कैसे करना है, और एथिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया कि क्यों करना है और क्या करना है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपली समझे कि ट्रू कॉम्पिटेंस, ठीक है, सही जो कॉम्पिटेंस होता है उसका मीनिंग क्या हो गया, उसका अगर हम लोग वर्ड बाय वर्ड तोड़ के देखिए तो इसका मतलब है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए और आपके पास यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का मतलब वही हो गया कि आप जो वर्क कर रहे हो वो एथिकल तरीके से करो, ठीक है, वैल्यूज को मानते हुए करो, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वहाँ पे इसको हम बोल दिए, ठीक है। इसका सिंपली मीनिंग क्या हो गया कि आप जो एथिकल जो रूल्स है ना उसको फॉलो करते चलो, एथिकल रूल्स को आपको फॉलो करना है, एथिकल रूल्स मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड, जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके एथिकल रूल्स बने होंगे उसको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए। तो ट्रू कॉम्पिटेंस का यहाँ पे दो वर्ड के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बना है, एक तो टेक्निकल स्किल होनी चाहिए कि कैसे करना वो उसको पता रहे, और वो क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है उसको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है एथिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है, जो मेन वर्ड है कि एथिकल कॉम्पिटेंस एक्चुअली क्या होता है। दिस इज अचीव्ड व्हेन ए प्रोफेशनल पोसेसेस द नेसेसरी स्किल्स एंड नोज हाउ टू अप्लाई देम फॉर द राइट पर्पस। एक जो प्रोफेशनल है उसको पता होगा, व्हेन ए प्रोफेशनल पोसेसेस नेसेसरी स्किल्स, उसके पास जो है सही स्किल्स जो उसकी जरूरत है, जो वो काम कर रहा है, जो वो प्रोफेशनल बना है, उसकी जरूरत की जो स्किल्स है, एक तो वो उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स वो पोसेस करनी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि इन स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है सही पर्पस के लिए, राइट पर्पस के लिए उन स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज होता है, ठीक है, अगर इस प्रोफेशन से अलग, अगर नॉर्मली अपने घर पे भी अगर अपने मम्मी को आप देख लो तो उनको पता होता है कि हाँ आटा है, आटा गूंथना है, तो उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना, उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, उसमें कितना क्वांटिटी क्या मिलाना, सब कुछ उनको पता होगा। आप चाहे किसी भी ब्रांच के वहां पे भी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता ही है, बस आप लोग अगर बस थियोरिटिकली पढ़ के चले जाओ कि ऐसे ऐसे ये करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करने जाओ अगर कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, आपको पता नहीं होगी कैसे कैसे क्या करना, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज अलग अलग वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला है, यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल्स का बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि जो भी है उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज, ऐसा नहीं कि बस थियोरिटिकल से पढ़ के चले गए तो हो जाएगा, पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान के पास उसका प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए और उसको अप्लाई करने का उसको तरीका भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोग साथ साथ कभी ऐसा हुआ होगा
कि आपको फार्मूला याद है, ठीक है? आपको फार्मूला याद है, आप क्वेश्चन देख रहे हो एग्जाम में आ रहा है और आपको पता है कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो अलग-अलग टाइप से वर्ड करके लिखा है ना, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो लेटर यूज़ किया, फाइनल वेलोसिटी के लिए जो लेटर यूज़ किया, अगर वो नहीं पता तो दिक्कत है। तो मतलब आपको जो नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, मेरे ये कहने का मतलब यहाँ पर था, ठीक है? इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, अ थीफ मे हैव द टेक्निकल कॉम्पिटेंस टू ब्रेक अ लॉक, ठीक है? एक जो चोर होता है उसके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि वो ताला को कैसे तोड़ सके, ताला को कैसे खोल सके बिना चाबी का, ठीक है? बट हिज एथिकल कॉम्पिटेंस इज जीरो, लेकिन उसके पास जो एथिकल कॉम्पिटेंस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि वो चोरी वाला काम कर रहा है ना, कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहा है। सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो वो दूर की बात है, उस सोसाइटी को परेशान कर रहा है एक तरह से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो चोर है उसके पास टेक्निकल स्किल्स है बट एथिकल कॉम्पिटेंस नहीं है। इसका कारण क्या है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है चोरी करना, वो क्या है, एक गलत ऑब्जेक्टिव है। एन इंजीनियर हु यूजेस हिज स्किल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पोसेसेस बोथ, ठीक है? अगर हमें किसी इंजीनियर का बात करें, सेकंड एग्जांपल हो गया, जिसके पास स्किल्स भी है और उसको पता है कि उसको कहाँ पर यूज करना, समाज के वेलफेयर के लिए यूज करना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसके पास टेक्निकल स्किल्स भी है और उसके पास कॉम्पिटेंस भी है, ठीक है? इसका मतलब उसके पास दोनों के दोनों चीज है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो जो इंजीनियर है उसके पास टोटल कॉम्पिटेंस है, ट्रू कॉम्पिटेंस है, क्योंकि बस टेक्निकल स्किल्स भी और एथिकल रूल्स को भी वो फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर से आप लोग को प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटेंस मतलब कि करने की एबिलिटी, कोई काम को करने की एबिलिटी, और प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें क्या करना है क्या नहीं, उसकी आपके पास पहले प्रॉपर नॉलेज हो और उसको कैसे अप्लाई करना है सही तरीके से जिससे कि कुछ अच्छा हो, मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही तरीके से हो, कैसे कैसे क्या करना, आपके पास नॉलेज भी है और आपका जो इंटेंशन है वो भी अच्छा है। अच्छे इंटेंशन के साथ और अच्छे नॉलेज के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो उसी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है? अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आगे। इसका हम लोग को जरूरत क्या पड़ता है, कि ये जरूरी क्यों है, वाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड मेनी पीपल्स आर स्किल्ड बट नॉट एथिकल, दिस लैक्स ऑफ एथिक्स लीड्स टू, ठीक है? आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे लोगों के पास स्किल है लेकिन एथिक्स नहीं है और इसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है, जिसको कि हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? आज के टाइम में आप लोग बहुत लोग सुनते होंगे, जब भी कोई बच्चा सिविल ब्रांच लेता होगा तो उसको कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर बोलते होंगे कि तुम तो ब्लैक मनी अर्न करोगे, उसको स्टार्टिंग से उसके माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है, क्योंकि अभी हम लोग जिस दुनिया में चल रहे हैं वहां पे यही चीज चलता है कि किसी किसी ब्रांच में किसी किसी प्रोफेशन में ये फिक्स है कि वहां पे ब्लैक मनी ही है, भले उसका सैलरी उतना नहीं रहता लेकिन लोग उसमें जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वहां पे करप्शन करके गलत तरीके से लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके पास ऐसा नहीं कि स्किल नहीं होता, उस इंसान के पास स्किल होता है लेकिन उसके आसपास के लोग उसका जो है ना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, उसको एथिकल से नॉन एथिकल बना दिया जाता है, ठीक है? आसपास के ऐसा सुनेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है? तो आज के टाइम बहुत सारे लोगों के पास स्किल है पर वो एथिकल नहीं है, ठीक है? वो लोग फिर भी गलत रास्ते पर हैं। जैसे कि आज के टाइम आप लोग देखते होंगे कि डिजिटल स्कैम्स होता है, ठीक है? इंडिविजुअल्स नो सॉफ्टवेयर कोडिंग, वो जो इंसान जो आपके साथ स्कैम करता है उसके पास सॉफ्टवेयर की कोडिंग की नॉलेज होती है, उसके पास टेक्निकल स्किल होता है, लेकिन देखो वो चोरी करने के लिए यूज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बैंक से पैसा खाली करने के लिए यूज कर रहा है, बैंक को पूरा खाली करने के लिए, ठीक है? तो सोचो वो इंसान एक नॉर्मल जो बच्चा होगा जो बीटेक का कंप्यूटर साइंस का होगा, उससे उसका दिमाग का लेवल कितना ऊपर होगा, ठीक है? उसके पास कितना टेक्निकल स्किल्स होगा, लेकिन वो गलत तरीके पे यूज कर रहा है, मतलब टेक्निकल स्किल्स तो है लेकिन एथिकल अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ये चीज नहीं आएगा, ठीक है? ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि आज के टाइम में लोगों के पास स्किल्स है लेकिन उसका वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो उसका एग्जांपल है डिजिटल स्कैम्स हो गए, जो कि आज के टाइम बहुत ज्यादा ही कॉमन है। अगला हमारे पास है एडल्ट्रेशन। साइंटिस्ट नो हाउ टू मिक्स केमिकल्स बट यूज दैट नॉलेज टू एडल्ट्रेट फूड और मिल्क फॉर प्रॉफिट, ठीक है? जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनको पता होता है कि केमिकल्स को कैसे मिक्स करना, उनके पास इस चीज की ना प्रॉपर नॉलेज होती है कि कितना केमिकल कहाँ पे मिक्स करना सेफ है बॉडी की, इंसान की बॉडी के हेल्थ के लिए, सब कुछ उनको पता है। डिटर्जेंट में क्या मिलाना चाहिए, शैम्पू में क्या मिलाना है, जो हम लोग खाना जो खा रहे हैं, जो भी पैक में आता है, चावल दाल आटा कुछ भी आता है पैक्ड में, उनको पता होता है कि उसमें कितना मात्रा क्या चीज डालेंगे तो सेफ होगा, लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसका मिसयूज करते हैं। अपने पास नॉलेज पूरा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट गेन करने के लिए वो लोग उसमें जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसको बढ़ाने से पहले वो लोग नहीं सोचते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एडल्ट्रेशन। जैसे कि आप लोग आज के टाइम में सुन रहे होंगे कि बहुत सारे पैक जो फूड आते हैं और जो मिल्क है उसमें बहुत कुछ एडल्ट्रेशन वाला चीजें मिलाई हुई होती हैं, जैसे कि
जो दूध होता है उसमें लोग डिटर्जेंट मिला देते हैं ताकि उसमें झाग बन सके, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा चीज एडल्ट्रेशन के अंदर अभी के टाइम में आता है। अगला है हमारे पास इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। फैक्ट्री मैनेजर्स नो हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट बट डंप इट इनटू द रिवर्स एंड ओपन एरिया, ठीक है, टू सेव, ठीक है, अपना वो मेहनत बचाने के लिए कह सकते हैं, फिर बस कह सकते हैं इनटू द रिवर्स, टू सेव, अपना एरिया को बचाने के लिए, अपने मेहनत को बचाने के लिए कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि अपना जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट आएगा ना, ऑपरेशनल कॉस्ट, उसको बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। फैक्ट्री जो मैनेजर्स होते हैं, जो भी फैक्ट्री के जो ओनर्स होते हैं, वहाँ पे जो वर्क कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि जो भी फैक्ट्री का वेस्ट बना है उसको कहाँ पे यूटिलाइज कैसे किया जा सके, उसको प्यूरिफाई कैसे करें, उसको साफ करके इन्वायरमेंट में कैसे डाला जा सकता है, उनको पता होता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लेकिन पता होने के बावजूद उनको पता है कि अगर ऐसा वो प्रोसेस करेंगे तो एक्स्ट्रा लेबर चार्ज होगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे, पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं कि वो जो गंदगी होती है, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है, उसको डायरेक्टली वो क्या करते हैं, डंप कर देते हैं कहाँ पे, रिवर में, जिसका आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गंगा, ठीक है। गंगा नदी में जो पहले का जो क्वालिटी था और अभी का था, बहुत डिफरेंस आ गया। अगर कोरोना का टाइम में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पढ़ा होगा, तो उस टाइम नदी बहुत साफ हो गई थी, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि लोगों के पास टेक्निकल स्किल्स है, वो जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसके पास नॉलेज है कि कैसे उस पानी को साफ करना, जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे साफ करना है। लेकिन पैसे बचाने के कारण, टाइम बचाने के कारण, मेहनत अपना बचाने के कारण वो क्या करता है कि उसको वैसे ही रिवर में डिस्पोज कर देता है। उससे उसका तो कोई लॉस नहीं, उसको तो यही लगता है, वो तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, पर उसको थोड़ी पता है कि वो चीज पॉल्यूशन उसके पास रिटर्न आने वाली है, आज नहीं तो कल, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है 4 पिलर्स ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस। जैसे कि आप लोगों ने बहुत जगह पे पिलर्स पढ़ा था, प्रोस्पर्टी का पिलर्स पढ़ा था कि उसके जो 8 स्तंभ थे प्रोस्पर्टी के, वैसे यहाँ पे जो एथिकल कॉम्पिटेंस है उसके यहाँ पे 4 स्तंभ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके 4 पिलर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है क्लैरिटी ऑफ कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो गोल है, आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, कि क्या है, उससे क्या होने वाला है और ऐसा हमें क्यों करना है, ठीक है। अ प्रोफेशनल मस्ट इंश्योर देयर वर्क फुलफिल्स द 4 गोल्स। एक जो प्रोफेशनल होता है वो इस चीज को पक्का से जांच करके करे कि वो जो काम कर रहा है उससे ये 4 गोल जो है ये पूरे होने चाहिए। पहला है क्लैरिटी, दूसरा है प्रोस्पर्टी, तीसरा है ट्रस्ट और चौथा हमारे पास है कोएग्जिस्टेंस। ये चारों गोल पूरे होने चाहिए। ये हर प्रोफेशनल को इंश्योर करना चाहिए, मतलब कि चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा सच में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दीज गोल्स यू विल नेवर परफॉर्म अ टास्क दैट डिस्ट्रॉयज ट्रस्ट और हार्म्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आपको इन गोल्स के बारे में समझ में आ जाता है कि क्लैरिटी क्या है, प्रोस्पर्टी क्या है, ट्रस्ट क्या है, कोएग्जिस्टेंस क्या है, आप इसको अगर आप समझ लोगे तो आप कभी भी इन जो चीजें हैं इनको आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करोगे। आप कभी नहीं सोचोगे कि हम ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करें या फिर आप एनवायरनमेंट को हार्म करें। बस आपको इन चीजों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। Without clarity on these goals, one might earn money through herd mentality, but will ultimately provide society with fear and conflict. ठीक है, अगर किसी इंसान के पास क्लियरिटी नहीं है इन गोल्स को लेकर के, जो 4 गोल्स हम लोगों ने अभी देखे हैं, तो उसके कंडीशन में क्या होगा कि वो इंसान हो सकता है कि बहुत सारा पैसा अर्न कर ले, क्योंकि उसके पास जमा करने की मेंटेलिटी है, उसके दिमाग में है कि हर चीज को हम जमा करें, जो भी फिजिकल फैसिलिटीज जिस चीज से हमको मिल सकता है उन चीजों को हम जमा करें, उसकी ऐसी मेंटेलिटी होती है। लेकिन अच्छा उसी टाइम में वो क्या कर रहा है, वो जो समाज है, जिस समाज में वो उसका पार्ट है, जिस समाज में वो रह रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं वो डर और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन वो खुद ही बन रहा है और बना रहा है अपने आसपास की चीजों को, क्योंकि वो बस अपने फिजिकल फैसिलिटीज की तरफ भाग रहा है, ठीक है। उसके दिमाग में क्या है, जमा करने की उसकी मेंटेलिटी, उसको बस पैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लैरिटी के बारे में। अगर इसका हम सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोले कि 1 लाइन डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहे तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली रिक्वायर्स, इज इट जस्ट मनी, नहीं, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्या इंसान को बस पैसा चाहिए, इंसान को एक्चुअली में क्या किस चीज की जरूरत है, क्या इंसान को सिर्फ पैसे की जरूरत है, ठीक है। क्या ये बस इसको एक्चुअली में इंसान को चाहिए क्या, बस पैसा चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। इट्स अगेंस्ट 4 एसेंशियल गोल। इंसान को एक्चुअली में ये चारों के चारों गोल्स चाहिए, ठीक है। ये चारों गोल्स पूरे होना ही इंसान का जो है एक्चुअल एम होता है, ना कि पैसा, ठीक है। पैसा तो एक हो गया, माध्यम हो गया कि उसके हेल्प से हम लोग इन चारों गोल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बट जो मेन गोल होता है वो पैसा नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 4 गोल्स है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि क्लैरिटी, इसी को हम लोग समाधान बोलते हैं या फिर राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मतलब कि मेंटली आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना आपके लिए सही है, आपको इस चीज़ की पूरी क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके माइंड में। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, या फिर उसी को हम लोग क्लैरिटी बोल रहे हैं। मतलब कि मेंटल क्लैरिटी आपके पास है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगला है प्रोस्पेरिटी, मतलब कि समृद्ध होना, मतलब जितना आपकी एक्चुअल नीड्स है उससे ज्यादा आपके पास होना, और कोई चीज की जमाखोरी का आपके मन में इच्छा ना होना। ठीक है, अपनी जरूरत के अनुसार आपके पास पूरी चीजें हैं और उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है जिसको आप दूसरों में आप हेल्प कर सको। हैविंग मोर देन वंस फिजिकल नीड, आपका जो फिजिकल नीड है उससे ज्यादा आपके पास है और आपके मन में कोई भी लालच नहीं है। ठीक है, लालच होगा तो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरी नीड्स पूरी हो गई है। ठीक है, लालच होने पे कभी भी कंप्लीट फील नहीं होता, कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि आपकी जो नीड्स है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अगला हमारे पास है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि अभय, ठीक है, मतलब कि फियरलेसनेस। अ सोसाइटी फ्री ऑफ फियर, एक ऐसा समाज जहाँ पे वो डर से फ्री है, डर कहीं पे है ही नहीं। ऐसे समाज में, यहाँ पे ऐसे समाज का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो डर से आजादी हमें कैसे मिलेगी, हमारे समाज को डर से आजादी कैसे मिलेगी, जब हम लोग लोगों पे ट्रस्ट कर पाएंगे। एक तो है कि हम ट्रस्ट कर पाएंगे और एक ये है कि हम खुद को ट्रस्ट करने लायक बनाए, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजता है। तो हम भी भरोसेमंद होंगे तभी तो कोई दूसरा इंसान भी बनेगा। तो ऐसा हो कि अपने आसपास के लोगों को समझ के हम भी उस पर भरोसा कर पाए और हम खुद को भी ऐसा बनाए कि लोग हम पे भरोसा कर पाए। उसी से हमारे पास एक ऐसा समाज बनेगा जो कि डर से आजाद होगा। फिर चौथा हमारे पास है को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड होना। लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, नेचर पे तो हम लोग डिपेंडेंट है ही है, नेचर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस उसको रोकना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप नेचर के लिए बहुत मेहनत करो, कम से कम इतना करो कि उसको जितना आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो ना, बस उसको आप ठीक कर दो, बस उसके लिए उतना पॉजिटिव कर लो। जितना पेड़ आपके कारण कटा है उतना पेड़ बस आप लोग लगा दो, बस इतना ही है। ठीक है, इसका मीनिंग बस इतना ही है, बहुत ज्यादा मेहनत करने को नहीं यहाँ पे बोला आपको जाता है। ठीक है, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, नेचर के साथ में हार्मनी मेंटेन करके रहना है, मतलब अपनी नीड्स पूरी करनी है, लेकिन इस चक्कर में नेचर को हार्म नहीं करना, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसी को हम लोग ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें, व्हेन बिल्डिंग अ ब्रिज, ठीक है, when building a bridge the goal is not just construction but the safety and the connectivity of the people। जब भी कोई ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है, जब भी कोई ब्रिज बनता है तो उसका जो मेन जो गोल होता है ना, ऐसा नहीं कि बस कंस्ट्रक्शन है, बस ब्रिज को बना देना, ये मेन गोल नहीं होता है। गोल होता है कि जब ब्रिज बनेगा तो उस पे जब लोग वहां से पास करेंगे तो लोगों के पास सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। सेफ्टी होगा और कनेक्टिविटी होगा लोगों के पास, सेफ्टी और कनेक्टिविटी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर किसी को ब्रिज बनाने का काम मिलता है तो उस काम को वो ट्रस्टफुल करे। ठीक है, वहां पे कोई गद्दारी, कोई धोखाधड़ी नहीं करे, इस टाइप से करे कि जब वो ब्रिज बने तो उससे लोगों का फायदा हो, लोगों को वहां से वहां जाने में आसानी हो सके, और ट्रस्ट मेंटेन करे। लोगों को भरोसा था, जिस क्वालिटी का बनाना था उस क्वालिटी का ही आप बनाओ ताकि लोगों में कनेक्टिविटी बनी रहे। और एक और क्या था, सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी को देख करके ही आपको बनाना है। ठीक है, तो ये जो पूरा पॉइंट था ये हमारे पास था, क्लैरिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। ठीक है, इसको आप चाहे तो आप समझ सकते हो कि राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी और राइट अंडरस्टैंडिंग और समाधान, ये तीनों हम क्या बोल रहे हैं, एक ही चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पिलर था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पिलर था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पिलर। ठीक है, सेकंड पिलर हमारे पास है कॉन्फिडेंस इन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पे समझते हैं, द स्ट्रेंथ टू डू द राइट थिंग बेस्ड ऑन योर इनर वॉइस और कॉन्साइंस विदाउट द फियर ऑफ अ बॉस और द पुलिस। ठीक है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसको आप सही तरीके से करो बिना किसी डर के। ठीक है, एक होता है ना कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो तो बॉस के डर से आप काम करो और बॉस के जाने के बाद फिर काम चोरी करो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग को चोरी करना, ये सब चीज गलत चीज का जो हैबिट होता है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस के कारण हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पुलिस के डर से नहीं होनी चाहिए, बल्कि सही तरीका होता है कि किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए सेल्फ रेगुलेशन में। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप सही चीज को करो बिना किसी के डर से, अपने खुद के मन मर्जी के अकॉर्डिंग आप इस चीज को कर सको।
डेफिनेशन इसका क्या होता है, द एबिलिटी टू डू द राइट थिंग विदाउट नीडिंग द फियर ऑफ बॉस और पुलिस। ठीक है, कोई भी सही चीज को करने के लिए अंदर से हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुलिस का डर है, बॉस का डर है, पेरेंट्स का डर है, या फिर किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने मन से हम सही काम अपने मन से करें। मेरा मन है कि हम सही काम करें, सही ट्रैक पे चले। ऐसा नहीं कि गलत करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इस डर से सही काम नहीं करना। ठीक है, सही काम करने का उद्देश्य क्या है कि हम अंदर से मेरा मन कर रहा है कि हम सही ट्रैक पर चले। ठीक है, तो इसमें वही चीज लिखा है कि सही काम करने के लिए जो एबिलिटी है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी डर से, बॉस के डर या फिर पुलिस के डर से आपके मन में आ रहा है। ठीक है, इसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन एथिकल प्रोफेशनल बिहेव्स द सेम वे इन द प्राइवेट एज दे डू इन पब्लिक। ठीक है, एक जो एथिकल प्रोफेशनल होता है ना, वो वैसा ही बर्ताव करेगा प्राइवेट में अकेले में भी जैसा वो पब्लिक में बात करेगा। ठीक है, एक जो एथिकल प्रोफेशनल बात होगा, मतलब अगर समाज के सामने में आकर के वो बोल रहा है कि कोई प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट होने में 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस के अंदर जा करके उसके आसपास 4 लोग बैठे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आपको मैं एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, ये जो 10 दिन का काम है इसको 8 दिन में खत्म कर दीजिए, तो वो हाँ बोल दे। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो वहां पर भी वही चीज बोलेगा कि ये काम 10 दिन में होने वाला चीज है, उसके पहले ये काम हो ही नहीं सकता है। अगर करेंगे तो सेफ्टी रिस्क हो जाएगा लोगों का। ऐसे बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि पुल बनाना, ठीक है, ब्रिज बनाना है। अगर कोई सिविल इंजीनियर है, उसको ब्रिज बनाने का काम दिया गया है और वो इंसान क्या कर रहा है कि वो काम था 1 महीने में बनने वाला। ठीक है, मान लो कि 1 महीने का एक एक्सपेक्टेड बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कोई काम था जो कि 1 महीने में वो ब्रिज बन जाने का था। ठीक है, लेकिन उसको पॉलिटिशियंस जो उसके ऊपर थे या फिर उसके ऊपर जो लोग थे, वो लोग बोले कि 1 महीना हमारे पास टाइम नहीं है, इसको तुम 20 दिन में बना करके रखो। ठीक है, तो ये पब्लिकली बात हुआ। जो पहले बात हुआ पब्लिकली कि आपको ये ब्रिज बनाना, प्राइवेट में आपको बोला जा रहा है कि इस ब्रिज को आप कम टाइम में खत्म करो, जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो प्रोफेशनल जो है, अगर वो एथिकल होगा तो बोलेगा कि आप चाहे एक्स्ट्रा पैसा दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए, हम लोगों के सेफ्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा कोई पुल बनेगा तो रिलायबल नहीं होगा, टूट जाएगा, लोगों की सेफ्टी के लिए नुकसान होगा, सो हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो प्रोफेशनल था, जो वो पब्लिक में जो बात बोला कि ये 10 इसको 1 महीना लगेगा इस काम को पूरा होने में, तो 1 महीना ही लगेगा, वही चीज वो प्राइवेट में भी बोल रहा है। ऐसा नहीं कि लोगों की सेफ्टी को रिस्क लेकर के वो कम टाइम में खत्म करके मतलब पब्लिक की सेफ्टी के साथ मतलब कुछ खतरा करके अपना वो पॉकेट भर ले, ऐसा वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स यू डू नॉट रिक्वायर अ सीसीटीवी और ए लॉ टू रिमेन हॉनेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करने का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आपको खुद को हॉनेस्ट बनाए रखने में, आपको खुद को ईमानदार बनाए रखने में कोई भी सीसीटीवी या फिर कोई भी नियम का जरूरत नहीं होता है। जैसे कि आप कोई शॉपकीपर के पास में गए, आपने 20 रुपए का सामान लिया, आपने उसको 100 रुपए का नोट दिया, तो वो आपको 80 रुपए रिटर्न करता, लेकिन उसने बाई चांस 480 रुपए आपको रिटर्न कर दिया या फिर 180 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ठीक है, वो शॉपकीपर को भी याद नहीं रहा, तो उसके बाद भी अगर आप उस शॉपकीपर को रिटर्न कर देते हो पैसे, आप बोलते हो कि आपने ज्यादा दे दिया, तो उसको हम बोलेंगे कि आप में सेल्फ रेगुलेशन था, आपने सही तरीके से उस चीज को समझा कि ऐसा नहीं है कि कोई देख रहा है तभी हम मतलब कि अपनी गलती को सही कर ले, कोई नहीं भी देख रहा है ना तब भी हमको गलत ट्रैक पे नहीं जाना है। अपनी ईमानदारी को प्रूफ करने के लिए हमको कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई लॉ, कोई बॉस या कोई पुलिस या फिर कोई भी डर का जरूरत नहीं है, हम खुद में सही हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। यू आर इंटरनली स्ट्रॉन्ग इनफ दैट द हाउट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग डज नॉट अगर, आप अपने आप में इतना इंटरनली अंदर से आप खुद में इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कुछ भी गलत करने का आपके मन में जो है इच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके मन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है कि हम कुछ गलत कर सके, आप खुद में अंदर से इतना स्ट्रांग हो। जैसे कि एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में हमने सही से नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब इतना है कि शायद पास तो हो जाएंगे लेकिन टॉप रेंज में नहीं आ पाएंगे, पास हो जाएंगे पर टॉप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप खुद में इतने स्ट्रांग आपको रहना होगा उसके बावजूद भी कि हम जो लिखेंगे हम खुद से लिखेंगे। ठीक है, अब सीसीटीवी कैमरा है, टीचर है या फिर कोई आसपास के लोग देख रहे हैं, इस कारण से चोरी नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। अरे अपने काबिलियत को तलाशो कि तुम जितना पढ़े हो उतना ही लिख करके आके देखो, अपने आप के बारे में समझो। ठीक है, क्योंकि हॉनेस्टी जब स्टेप 1 में आप करोगे आपको रिजल्ट उसका बहुत बड़ा मिलने वाला है। ठीक है, तो
कितने बच्चे का ये होता है, अगर बच्चे के साथ एग्जाम्पल देखें ना, कि उनको पता ही नहीं होता कि उनमें कितनी काबिलियत है। वो खुद थोड़ा-सा पढ़ते हैं, थोड़ा-सा चोरी करते हैं, एग्ज़ाम लीक के आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने चीटिंग किया तब इतना नंबर आया। जबकि एक्चुअली में उनको अपना खुद का एबिलिटी ही नहीं पता कि अगर चोरी नहीं भी करते तब भी उनका उतना ही मार्क्स आता। ठीक है? तो एक बार बिना चोरी करके देखना चाहिए इंसान को। ठीक है? तो सेल्फ रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो सेल्फ रेगुलेशन में आप लोगों ने क्या समझा कि कोई भी काम को करने सही काम करने के लिए किसी टाइप का प्रेशर, किसी टाइप का डर का ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इतना मजबूत है कि हम सही ट्रैक पे चल सकें, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हु रिफ्यूजेस टू लीव अ बैक डोर इन द कोड फॉर डेटा थेफ्ट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग इज सेल्फ रेगुलेटेड। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो रिफ्यूज कर रहा है, कोई भी बैकडोर कोड में नहीं रख रहा है। जैसे कि बैकडोर अगर कोड में होता है ना, तो उससे डेटा चोरी हो सकता है। जैसे घर में होता है ना कि पीछे वाला गेट है, एक आगे वाला गेट है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कोडिंग के बारे में यही बता रहे हैं कि उस कोड में एक पीछे वाला गेट होता है, ठीक है? तो जो डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो ऐसा कोई पीछे का कोई गेट छोड़ा ही नहीं जिससे कि डेटा चोरी हो सका, ठीक है? जबकि वो चाहे तो ऐसा कर सकता था, ठीक है? अब मतलब उसका काम थोड़ा-सा घट जाता ना, उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती उतनी ज़्यादा। उसको कोई नहीं देख रहा था, लेकिन वो खुद भी इतना खुद में सेल्फ रेगुलेटेड था कि उसको लगा कि हम अपने काम में कोई काम चोरी नहीं करें, हम कहीं से कोई भी खिड़की गेट कुछ भी खुला ना छोड़े कि चोर आके कोड को चोरी कर सके, डेटा को चोरी कर सके, ठीक है? इसके बाद अगला एक एग्जांपल है एन एथिकल इंजीनियर इंश्योर्स मटेरियल क्वालिटी इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। एक जो एथिकल इंजीनियर होता है, वो मटेरियल क्वालिटी को जरूर से जरूर चेक करता है, ठीक है? कि मटेरियल का क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, मालूम पड़ा पूरा ब्रिज बन गया, क्वालिटी था बॉर्नविटा वाला बना, ऐसे से टच कर रहे हैं तो ब्रिज पूरा भस-भस करके टूट के आ रहा है हाथ में, ठीक है? तो जो एथिकल इंजीनियर होगा ना, उसके पास ऐसा ब्रिज बनना पॉसिबल नहीं है उसके हाथ से, क्योंकि वो जो क्वालिटी होता है मटेरियल का, वो उसको जरूर से जरूर चेक करता है। भले उसको इस चीज के लिए कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके सीनियर्स आगे पुल को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, इस चीज से उसको मतलब नहीं। उसको मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही से हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग हो, ठीक है? आप लोग अपने एग्जाम के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी सच बताना, अभी तो आपके गार्जियन आके आपको देख नहीं रहे कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आप पढ़ रहे हो ना, आप मेहनत उसके बाद भी कर रहे हो ना। जब बचपन में थे तब ये केस था कि पापा सामने बैठे हैं तब पढ़ेंगे, मम्मी बैठे हैं तब पढ़ेंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ेंगे। अब ऐसा टाइम आ गया है कि इंसान खुद से पढ़ता है, इंसान को पता होता है कि हमको पढ़ना है। भले गार्जियन देख रहे हैं कि नहीं, टीचर देख रहे हैं कि उसका हम लोग को टेंशन नहीं होता, हम लोग को खुद में पता होता है कि हमको सही रास्ते पे रहना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? तो इसका वही मतलब है कि एथिकल इंजीनियर भी क्या कर रहा है, अपना जो क्वालिटी है उसको चेक कर रहा है मटेरियल का, भले उसको कोई नहीं देख रहा हो। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, उसका भी वही काम था कि वो कोई भी कोडिंग में कहीं पे भी कुछ भी डेटा को मतलब कोड लिखने में हल्का सा भी वो काम चोरी नहीं कर रहा है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो बाद में, भले उसको कोई इस काम को करते हुए देख नहीं रहा हो, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि सही काम हमको करना है, ऐसा नहीं है कि हमको कोई देख रहा है, हम किसी के नजर के सामने इसलिए हम जानबूझ के सही करें। बचपन में हम लोगों ने ऐसा किया था ना कि पापा देख रहे हैं, तो सामने में तो टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर कॉमिक बुक रहता था, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो बचपन तक ही सीमित था, प्रोफेशनल्स में ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका तीसरा पिलर, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम। एबिलिटी होनी चाहिए इंसान में कि वो पहचान सके कि पीपल फ्रेंडली क्या है और इको फ्रेंडली सिस्टम क्या है। पीपल फ्रेंडली का मतलब हो गया कि अपने आसपास के जो भी लोग हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, और इको फ्रेंडली का मतलब हो गया कि नेचर को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? The capacity to identify and implement technology that simplifies human life without harming nature। एक ऐसा कैपेसिटी जिससे कि आप पहचान सको और इम्प्लीमेंट कर सको ऐसा टेक्नोलॉजी, जिससे कि क्या होगा, इंसान का जो लाइफ है वो सिंप्लीफाई हो जाए और नेचर को नुकसान भी नहीं पहुंचे। मतलब इंसान की जिंदगी में कुछ हेल्प भी मिल जाए, हमारे रिसोर्सेज की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचे। ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको पहचानना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वही हमारा ये थर्ड पिलर के अंदर आता है। थर्ड पिलर ऑफ द एथिकल कॉम्पिटेंस, द टेक्निकल इंसाइट टू क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट आर सिंपल यूजफुल फॉर पीपल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव फॉर नेचर, ठीक है? इसका सिंपली अगर हम मतलब समझे, तो ऐसा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना, ऐसा टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंट करना, जो कि हमारे लिए, इंसानों के लिए यूजफुल हो, सिंपल हो, ठीक है? हम लोग सिंपली इस्तेमाल कर सके और हमारे लिए जरूरत की चीज हो, ठीक है? हमें उस चीज की जरूरत हो, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो नेचर के लिए, नेचर को बर्बाद करने वाला नहीं हो, नेचर को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो, ठीक है?
इफिशिएंसी अलोन इज नॉट कॉम्पिटेंस। इफिशिएंसी जो है वो अकेले कॉम्पिटेंस नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था ना कि टेक्निकल स्किल बस होना उसका मतलब कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है। टेक्निकल स्किल होना साथ में एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए था। तो यहाँ भी वही चीज बोला जा रहा है कि अगर आप में एफिशिएंसी है तो बस उतना होना जरूरी नहीं है। अ सिस्टम मस्ट ऑल्सो बी सेफ एंड सस्टेनेबल। जो आप कर रहे हो, जो आपका सिस्टम है वो सेफ भी होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब कि आपका विकास हो पर नेचर का विकास का उल्टा ना हो जाए, नेचर का नुकसान नहीं हो जाए, ठीक है। ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो इफिशिएंसी जो अकेले है, जो टेक्निकल स्किल्स कह सकते हैं, फिर जो इफिशिएंसी कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम लोग इफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। कोई काम करने की क्षमता को इफिशिएंसी बोलते हैं। वो अकेले कॉम्पिटेंस के बराबर कभी नहीं हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जो कि सेफ भी हो और सस्टेनेबल भी हो। इसका अगर हम 2 मार्क्स के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके रिकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन देखें तो क्रिएटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड कंफर्ट टू ह्यूमन बींग्स विदाउट डैमेजिंग नेचर। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम बनाना जो कि इंसानों को तो कंफर्ट दे और नेचर को डैमेज ना करे। तो अगर आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो जो पिलर्स हैं इसका एथिकल कॉम्पिटेंस का, कोई एक पिलर के बारे में अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप चाहो तो बहुत सिंपली लिख सकते हो कि ऐसा सिस्टम को हम क्रिएट करेंगे जो कि इंसानों को कंफर्ट देगा और नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टुडे वी क्रिएट ह्यूमन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक एसीज दैट आर नॉट इको फ्रेंडली काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इंसानों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में आप जो भी यूज कर रहे हो, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, यहाँ तक कि बर्तन धोने का मशीन तक आ चुका है, एसी हो गई, सब हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कॉन्वेनियंस के लिए, इंसान के कॉन्वेनियंस के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इसमें से मैक्सिमम ऐसी चीजें हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब इंसान के नीड्स को पूरा कर रहा है, इंसान के लाइफ को सिंपल बना रहा है, कंफर्टेबल तो बना रहा है, पर नेचर को नुकसान कर रहा है, ठीक है। नेचर को नुकसान कर रहा है, ऐसी चीजें भी बन रही हैं, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं कह सकते हैं, ये एक टाइप का सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे कि आप इंजीनियर हो। तो बस इतना नहीं है कि आपका बस प्रोफेशन इंजीनियर है, इंजीनियर का टैग लग गया ई और उसके आपका जो नाम है वो बस इतना नहीं होता। आपके ऊपर पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट जो है वो इंसान के लिए सिंपल करने के लिए कोई आप काम कर रहे होगे और नेचर को बर्बाद भी नहीं होना है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल इंक्लूड डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और स्टेबलाइजिंग सोलर एनर्जी प्लांट। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल अगर देख ले तो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो लोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाते हैं या फिर पेपर बैग्स पे फोकस करते हैं, क्लॉथ बैग्स पे, जूट बैग पे फोकस करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। या फिर सोलर एनर्जी वाले जो प्लांट्स होते हैं वो उसको जो बनाते हैं, वो सभी उसमें क्या हो गया कि वो लोग अपना सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस उन लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली है, एक हाई सैलरी जॉब है, घूसखोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पूरे समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इंजीनियर बस टैग नहीं है, बहुत बड़ा चीज है ये, ठीक है। इसका स्ट्रेटेजी क्या होगा, वी नीड टेक्नोलॉजी दैट सर्व्स बोथ सच एज सोलर पावर्ड कूलिंग सिस्टम। हमको ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो दोनों को सर्व करे। दोनों को सर्व करने का मतलब क्या हो गया कि जो इंसान की भी हेल्प करे और साथ में जो नेचर की भी हेल्प करे। मतलब नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना भी नेचर की हेल्प ही है, ठीक है। नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना भी नेचर की बहुत बड़ी हेल्प, इतना जान लो, ठीक है। तो हमको ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि दोनों को सर्व करे, इंसान को भी नेचर को भी। इसका एग्जाम्पल है सूर्य की किरणों से चलने वाला जो कूलिंग सिस्टम होगा, ठीक है, जो कि सनलाइट का हेल्प लेगा और हमारा जो घर है या फिर हम लोग जहाँ पे भी इस चीज का इस्तेमाल करें उस एरिया को ठंडा करने के काम आ रहा है, ठीक है। सूरज की रोशनी लेकर के घर को ठंडा करने का काम आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सोलर प्लेट्स, ठीक है। हमारे गांव घर में ये चीज लगा हुआ है कि छत पे सोलर प्लेट लगा है और उससे जो एनर्जी जो मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है वो बैटरी में चार्ज हो रहा है हमारा बैटरी, और उस बैटरी से हम लोगों ने पंखा लगाया हुआ, छोटा छोटा पंखा हम लोगों ने लगा करके रखा था, ठीक है। तो सोलर पावर्ड कूलिंग सिस्टम का एक ये भी एग्जाम्पल हो गया कि जो सोलर एनर्जी है उसके हेल्प से हम लोग घर को ठंडा करने के लिए या फिर कोई भी चीज को, फोन को ही ठंडा करने के लिए हम लोग इसका कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट पिलर जो हमारे पास है एथिकल कॉम्पिटेंस का, वो है म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर। एक दूसरे को फुलफिल करने वाला बर्ताव होना चाहिए कि मेरे वजह से नेचर का भी भला हो और नेचर की वजह से मेरा भी भला हो, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं कि अपना फायदा करना है, नेचर का नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप ऑफ रेस्पेक्ट एंड जस्टिस विद एवरीवन एट द वर्क प्लेस, ठीक है।
एक ऐसा रिश्ता आपको बनाना चाहिए जिसमें कि रिस्पेक्ट होगा और जस्टिस होगा, इज्जत भी होगी, मतलब सम्मान भी होगा और साथ में क्या होगा, जस्टिस मतलब कि न्याय भी होगा। हर एक इंसान के साथ जहाँ पे आप काम करो, चाहे वो आपका बॉस हो या फिर आपके नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी ही क्यों ना हो, ठीक है? इंक्लूडिंग जूनियर्स एंड सीनियर, आपके जूनियर हो या फिर सीनियर हो, हर इंसान के साथ में आप न्याय करोगे, हर इंसान को आप सम्मान की नज़र से देखोगे, ऐसा रिश्ता बनना चाहिए जहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है? वर्क हार्मनी इज अचीव्ड ओनली व्हेन योर बिहेवियर कंट्रीब्यूट्स टू हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, ठीक है? जो काम में जो हार्मनी होता है ना, जो वर्क, जैसे अलग अलग चीजों में आप लोगों ने हार्मनी पढ़ा है ना, समाज में, हमारे बॉडी में, इंसान के अंदर, फैमिली के अंदर, नेचर के अंदर, हर जगह आपने पढ़ा है कि हार्मनी क्या होता है। तो वैसे ही जो काम हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उसमें भी हार्मनी होता है। तो जो वर्क हार्मनी होता है उसको हम लोग तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर जो हमारा बर्ताव है वो दूसरे इंसानों के लिए खुशी को कंट्रीब्यूट करे, दूसरे इंसानों, दूसरे लोगों के लिए हैप्पीनेस को ला सके, ठीक है? दूसरे इंसानों के लिए हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करे, तभी हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने वर्क हार्मनी को अचीव कर लिया, मतलब अपने काम वाले जगह पे जहाँ पे हम मतलब वर्क करें, ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने हार्मनी पा लिया है, ठीक है? मतलब कि सुख शांति हमने वहाँ पे पा लिया है। इसका सिंपल डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें, मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ बोथ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स दैट इंश्योर्स म्यूचुअल हैप्पीनेस, ठीक है? इसका मतलब है कि अपना रिश्ता बहुत ही अच्छे तरह से बनाना दोनों के साथ में, हमसे जो सुपीरियर है मतलब कि सीनियर, ठीक है? सुपीरियर का मतलब हमसे सीनियर मतलब बॉस हो गया या फिर हमारे जो टीम लीडर हो गए वो हो गए। सबऑर्डिनेट्स का मतलब सिंपली जूनियर हो गया। और इन लोग के साथ में आपको क्या करना है कि ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें कि दोनों कोई खुश हो, हम भी खुश और वो भी खुश, ठीक है? जैसे सिंपली आप समझो कि एक चाय का दुकान है, उसका जो ओनर है और उसके यहाँ जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, मतलब कि जो चाय पहुंचाने वाला होता है ना, एक स्टाफ हो गया, वो ओनर और स्टाफ के बीच में अगर ओनर खराब तरह से बिहेव करे, सही से बिहेव नहीं करे स्टाफ के साथ में, तो स्टाफ सही से काम कर पाएगा, वो मेंटली मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो कांच का ग्लास में चाय पहुंचाता है, जा रहा था, टेंशन है, एक कप गिर के टूट गया, कहीं पे देना था वहां पे देना भूल गया, कहीं से पैसा लेना भूल गया, तो वो टेंशन में सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस चीज को बोला जाता है कि आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, अगर आपको वहां पे चाहिए कि सुख शांति समृद्धि सब कुछ अगर आए, तो आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए वहां पे, ताकि म्यूचुअल हैप्पीनेस मेंटेन रहे, कि वो भी खुश रहे, स्टाफ भी खुश है और ओनर भी खुश है, ऐसा रिश्ता वहां पे बनना चाहिए, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग वर्क डन, इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट का मतलब बस ये नहीं होता है कि मेरा काम हो गया बाकी भाड़ में जाए दुनिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बस मेरा काम हो गया, इसको हम लोग मैनेजमेंट नहीं बोलते। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनके जो नीड्स है, एम्प्लॉयज के जो नीड्स है, उनकी जो फीलिंग्स है, उसको रेस्पेक्ट करना, ठीक है? एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए तो काम करेगा तो सैलरी तो चाहिए, तो वो तो उसका नीड हो गया, उसकी फीलिंग्स। अगर एम्प्लॉय से काम करवाना तो उसको आप आराम से बोलोगे ना कि तुम ये काम कर दो, या फिर उसको सिरे से डांटना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा ये काम था, तुमने ये क्यों नहीं किया, ठीक है? तो ऐसा तो आप लोग करोगे नहीं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि बस अपना काम करवा लो तो हो गया। मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनकी नीड्स और फीलिंग्स की भी रेस्पेक्ट करना, ठीक है? किसी से डिसरेस्पेक्ट से बात नहीं करना, किसी की नीड्स का मजाक नहीं बनाना, ठीक है? तो ये हमारे पास थे 4 पिलर्स एथिकल कॉम्पिटेंस के। ये चारों पिलर्स को आप लोग याद कर लेना। उसका बस टॉपिक का नाम भी याद कर लोगे ना, बस टॉपिक का नाम आपको रटना है। बाकी टॉपिक का नाम देख करके उसका एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में सेव करने का काम मेरा था, जो कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है? बस आपको टॉपिक का नाम रटना है। इसके बाद है कंपैरिजन टेबल एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? कंपैरिजन टेबल और डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसका टेबल एक बार आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। पहले ये होता था, आज ये हो रहा है और एक्चुअली में होना ये चाहिए, ठीक है? ये इसका टेबल, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये किसके बेसिस पे? एजुकेशन, सक्सेस, नेचर और कंपटीशन के बेसिस पे। जैसे कि पढ़ाई के मायने में देख लो कि पहले क्या होता था कि वैल्यूज भी सिखाई जाती थी, स्किल भी सिखाई जाती थी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हमारे बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी नाम का एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे स्किल्स भी सिखाई जाती थी। और आपको पता है कि पहले के टाइम के लोगों के पास वैल्यूज बहुत ज्यादा होती थी। उनके लिए मतलब मान लो कि उनके खून में एकदम फूट फूट के भरा हुआ वैल्यूज होता था, ठीक है? तो पहले के टाइम में वैल्यूज भी होती थी, स्किल्स भी होती थी, और इसको एजुकेशन बोलते थे। आज के टाइम में तो बस डिग्री को बोल देते ना, डिग्री है, बीटेक का डिग्री है मेरे पास तो एजुकेशन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा आज के टाइम में हो रहा है, लेकिन पहले वैल्यूज और स्किल्स दोनों मिलती थी तभी एजुकेशन होता था। और आज के टाइम में बस स्किल्स पे फोकस हो रहा है, ठीक है? इंसान के पास बड़ों को रेस्पेक्ट करने आता है कि नहीं, केयर करने आता है नहीं, कि कैसा बर्ताव है, उससे मतलब नहीं है उतना। मतलब है कि आपके पास स्किल है कि नहीं, आपके पास डिग्री है कि नहीं, बस इस पे फोकस चल रहा है आज के टाइम में, ठीक है? होना क्या चाहिए
चाहिए कि हम लोग जो स्किल्स सीखते हैं वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि जो सारे वैल्यूज हैं उनके साथ में हमको स्किल्स सीखनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि ऐसा होना चाहिए। सक्सेस का अगर बात करें तो पहले के टाइम के जो लोग थे वो संतुष्ट होते थे। वो लोग जो भी काम करते थे उससे जो भी उनको अर्निंग होती थी, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो या पैसे की प्राप्ति हो या खाना-पीना, अन्न की प्राप्ति, वो लोग संतुष्ट होते थे, सैटिस्फाइड होते थे। लेकिन आज के टाइम में देखो सक्सेस का मतलब है कि बैंक बैलेंस, ठीक है? आपका बैंक बैलेंस कितना है? किसी के अकाउंट में ₹0 है मेरे जैसा, ठीक है? तो बैंक बैलेंस आज के टाइम में यही मायने रखता है एक्चुअली में। सक्सेस का मतलब है कि आपके बैंक में कितना पैसा, अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछ रहा है कि हमको ₹100 का ज़रूरत है, हम 4 दिन में रिटर्न कर देंगे, तो आपके पास देने के लिए है कि नहीं? ये आज के टाइम में सक्सेस का मतलब हो गया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है? और होना क्या चाहिए, ये भी देख लेते हैं। होना चाहिए प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब कि सिंपली समझो कि आपके घर से आता है ₹5000, आपका मंथली खर्च है ₹3000, ठीक है? आज के टाइम में थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, हम अपने टाइम के हिसाब से बोल दिए, ठीक है? तो आपके घर से ₹5000 का मंथली आता है, आपका खर्च ₹3000 है। आपके पास ₹2000 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको या तो आप फिजूल खर्ची में खर्च कर दो या फिर रखे रहने दो, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का क्या रोल है कि आपके ज़रूरत के अनुसार आपके पास ₹3000 तो है ही है और 2000 एक्स्ट्रा भी है, तो अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी होगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है कि आप उसको दे सकते हो, तो उसी को तो हम लोग प्रोस्पेरस बोलते हैं। तो होना यही चाहिए कि आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके पास हर चीज़ हो, बस पैसा नहीं, हर एक चीज़ हो और साथ में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी हो कि आप किसी और इंसान की नीड को भी पूरी कर सको। अगर हम बात करें कि नेचर पे इसका इम्पैक्ट क्या चल रहा है, तो पहले के टाइम में हम लोग प्रकृति को पूजते थे कि प्रकृति ही भगवान है। हम लोग ऐसा पहले मानते थे। आप लोग सुनते हैं धरती माता, ठीक है? तो गंगा माँ, ये सब पहले हम लोग पूछते थे कि धरती है, गंगा है, ये सब मतलब भगवान के बराबर है, ऐसा हम लोग पहले बोलते थे। सूर्य देव भी हम लोग अभी भी बोलते थे। तो हम लोग पहले क्या करते थे, नेचर को भगवान के ऐसा मानते थे, उनकी हम लोग पूजा करते थे, उनकी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आज के टाइम में देख लो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। आज के टाइम में नेचर का धजिया उड़ाते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि आज के टाइम में हर एक चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ अपने लाइफ का अगर आप सोच के देखो, तो हर एक चीज़ के लिए नेचर का कुछ न कुछ नुकसान बहुत अच्छा खासा वाला किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक-एक चीज़ का अगर आप सोचो कि आप अपने घर में अगर सोफ़ा आपके घर में बनवाया जा रहा है, तो सोचो कि उसके लिए कितने पेड़ कटे होंगे, ठीक है? आपके घर में अगर कोई वाटर कूलर लग रहा है, ठीक है? पानी ठंडा करने वाला मशीन या फिर वाटर फिल्टर लग रहा है, तो वो भी सोचना कि उसमें प्लास्टिक कितना यूज़ है, उसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ कितने यूज़ है, प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। तो हर एक चीज़ अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि नेचर को एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि नेचर को एनरिचमेंट करना चाहिए था, मतलब कि नेचर की नरिशमेंट करनी चाहिए थी। नेचर को नरिश करने की ज़रूरत थी, लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग नेचर को नुकसान कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है कि नेचर को एनरिच करना। नेचर जैसे मिट्टी है, अगर उसकी फर्टिलिटी घट गई है, तो उसमें हम कुछ फर्टिलाइज़र डाल लें, कुछ हम लोग जो वो बनाते हैं ना घर में खाद वगैरह, वो सब उसमें डाल के मिट्टी की उपजाऊता को हम लोग बढ़ाएँ, नेचर को हेल्प करें, जो कोई पौधा अगर सूख रहा है उसमें पानी दे दें। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग नेचर के लिए कर सकते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत था यही चीज़ करने का, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन, पहले के टाइम में कंपटीशन नहीं होता था, पहले के टाइम में कोऑपरेशन होता था। पहले के टाइम में आप लोग साइंटिस्ट वगैरह में भी आप लोग सुने होंगे कि काम कोई और किया, नाम किसी और का हुआ, दोनों में झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है? दोनों जो साइंटिस्ट हैं उनमें झगड़ा नहीं हुआ। मतलब पहले के टाइम में हर चीज़ कोऑपरेट करके होता, थोड़ा-सा काम हम कर दें, थोड़ा-सा तुम कर दो, उसी से बहुत बड़े-बड़े डिस्कवरीज़ हो गए थे। आज के ज़माने में हमको लगता है अगर कोई डिस्कवरी पहले से नहीं हुआ होता ना, ना बिजली बन पाता, ना पेपर बनता, कुछ भी नहीं बन पाता। क्योंकि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में बोलते हैं कि हम आगे जाएँगे, हम आगे जाएँगे, किसी का कोई चीज़ अपने नाम पे कर लेते हैं और वहाँ पे झगड़ा भी होता है। तो आज के टाइम में एकदम गर्दन काटने वाला काम चल रहा है, गला काटने वाला, ठीक है? कट थ्रोट मेथड आज के टाइम में कॉम्पिटिशन के टाइम पे चल रहा है। पहले कोऑपरेशन था कि हम भी हेल्प करें, तुम भी हेल्प करो, साथ में मिलके हमारा काम हो जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन होना क्या चाहिए, कॉम्पिटिशन का मतलब होना चाहिए कि हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ का मतलब वही हो गया कि कुछ चीज़ हम कर दें, कुछ चीज़ तुम कर दो, कुछ चीज़ कोई और कर दे और सब मिला कर के हम सभी इंसानों का नेचर के साथ में हमारा हेल्दी ग्रोथ हो सके, मतलब सही तरह से हम लोग बढ़ सके। आगे तो बढ़ना है, पर सही से बढ़ना है, नुकसान नहीं करना है अपना, ठीक है? अच्छा वाला ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो हमने टेबल देखा ना, ये इसी टेबल का एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है? जो टेबल हमने देखा वो। तो आपके एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता है,
ठीक है? कि आपको बताना है कि कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो मतलब जो हमारा टारगेट है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है और पहले क्या हो, उसे बताना है। तो आप वैसे ही करना कि पहले एक टेबल बना देना, फिर हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना इस टाइप से करके, ठीक है? 2 पॉइंट यहाँ पर है, फिर 2 पॉइंट यहाँ पर है, इस टाइप से करके एक्सप्लेन करना, 4 पॉइंट अलग-अलग। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। हिस्टोरिकली एजुकेशन फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो कैरेक्टर बनाने पे फोकस करता था, इंसान के चरित्र को बनाने पे फोकस करता था पहले के ज़माने में, ठीक है? आज के टाइम में क्या होता है कि सीधे से आज का टाइम जो है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब रेडी बनाता है, ठीक है? सीधे से आपको ऐसा एजुकेशन का मतलब, अभी के टाइम में सच बताना, आप लोग भी देख रहे होंगे कि एजुकेशन का मतलब क्या है कि हम जॉब करने के लायक हो रहे हैं कि नहीं, हमको कोई जॉब पे रखेगा कि नहीं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमको जॉब पे रखेगा। आप लोग बहुत लोग को देखते होंगे ना कि एजुकेशन है पर वो लोग एम्प्लॉयड नहीं है, तो उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता आज के टाइम में। उनके पास भले वैल्यूज भी होंगे लेकिन उनको ट्रीट सही नहीं किया जाता। ट्रीट उनको सही किया जाएगा जिनके पास जॉब रेडी स्किल्स होंगी, ठीक है? आज के टाइम में एजुकेशन का मतलब यही है कि आपके पास ऐसी स्किल्स है जिससे कि आप तुरंत जॉब पा सकते हो, ठीक है? द टारगेट इज टू पोसेस बोथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड एथिकल वैल्यूज। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या है कि हमारे पास टेक्निकल स्किल्स भी हो और हमारे पास एथिकल वैल्यूज भी हो। मतलब टेक्निकल स्किल्स, हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन की हमारे पास प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए और हमारे पास एथिकल स्किल्स, एथिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हमको सब कुछ पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जो बोले ये वर्ड, टेक्निकल स्किल्स मतलब कि कैसे करना है, कोई काम को कैसे करना है, और एथिकल वैल्यूज क्यों करना है और क्या करना है, ठीक है? इसके बाद है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टीचेस व्हाट टू डू। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो होता है ना, एथिकल के साथ में और टेक्निकल के साथ में, उसी को हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बोल रहे हैं। वो हमें सिखाता है कि हमको क्या करना है। स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होता है वो हमको सिखाता है कि कैसे करना है। और ट्रू कॉम्पिटेंस का मतलब तो आपको पता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है? वैल्यू बेस्ड में आपको बताया कि क्या करना है, मतलब कि कुछ अच्छा करना है कि कुछ बुरा करना है, कुछ सही चीज करना जिससे कि नेचर को, सोसाइटी को फायदा हो सके, या फिर कुछ ऐसा कर जिससे कि लोगों का घाटा हो और मेरा पैसा बढ़ते रहे, ऐसा करना, ठीक है? तो सबसे पहले एथिकल वैल्यूज में आप लोग समझोगे ना कि हमको करना क्या है। उसके बाद स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल्स पे आप सीखोगे कि कैसे करना है। अगर काम चोरी भी करना है, करप्शन भी करना है, तो वो भी सीखना पड़ता है। और कुछ अच्छा भी करना है, नेचर के भलाई के लिए, सोसाइटी को सर्व भी करना है, तो उसके लिए भी कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है? तो हाउ टू डू, कैसे करना है। और ट्रू कॉम्पिटेंस का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? अगला पॉइंट है सक्सेस, ठीक है? सक्सेस का मतलब सेटिस्फैक्शन वर्सेस प्रोस्पेरिटी हम लोग देख रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन और प्रोस्पेरिटी के बारे में। करेंटली सक्सेस इज मेजर्ड बाय द मटेरियल वेल्थ। आज के टाइम में जो सक्सेस है उसको हम लोग मटेरियल वेल्थ से देखते हैं। जैसे आप किसी के घर पे गए होगे, कोई दोस्त के पास, वो आपको नीचे चटाई पे बैठाया होगा, नीचे जमीन पे बिठाया होगा और बर्थडे का केक खिलाया होगा, ठीक है? आप किसी और दूसरे दोस्त के पास में गए होंगे, वहां पे एकदम सोफा लगा होगा, झूमर लगा हुआ होगा, बहुत बड़ा-बड़ा टीवी, डीजे सब कुछ बज रहा होगा, तो आपके दिमाग में इमेज बन गया, ठीक है? कि इसके पास मटेरियल वेल्थ ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके पास मटेरियल वेल्थ कम है, मतलब कि ये सक्सेसफुल नहीं है। सच बता रहे, दिमाग में ये चीज़ बैठता है, आज के टाइम में ये चीज़ चल रहा है, ठीक है? तो आज के टाइम में सक्सेस का मतलब यही है कि आपके पास कितना मटेरियल वेल्थ है। However, ethics teaches that success is prosperity, the feeling of having enough to so that the greed does not take over. जबकि एक्चुअली में एथिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एथिक्स हमें बताता है कि सक्सेस का मतलब प्रोस्पर्टी होता है, सक्सेस का मतलब समृद्धि होता है, ठीक है? एक ऐसा, उसमें आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा की चीजें हैं और उसी के साथ में मेरे मन में कोई लालच नहीं है। जैसे कि आप जिस दोस्त के पास गए थे, जहाँ पे आपको ज़मीन पे बिठाया गया, आपको केक खिलाया गया, वहाँ पे वो इंसान, उन लोग उस तरीके से क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको जितना चाहिए था ना, उनको मिल गया। उनको चारदीवारी के अंदर रहना था, उनको साँप-बिच्छा से बच के रहना था, उनको मतलब बाहरी सर्कमस्टेंसेस से उनको दिक्कतें नहीं बस चाहिए थी। वो अपने अकॉर्डिंग उनको जितना चाहिए था ना, उनको मिल गया। उनके पास एक्स्ट्रा है तब तो वो बर्थडे पार्टी ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? और जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके बाद भी उनके मन में अगर लालच भरा हुआ है तो वो तो सही चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ आपके मन में आपके लिए बताया गया है कि अपने ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें आपके पास हो ना, और मन में कोई भी लालच आपका मन पे कंट्रोल ना ले ले, ऐसा चीज़ हो ना, उसी को हम लोग प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। और एक्चुअली में एथिक्स के अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब प्रोस्पेरिटी ही है,
ठीक है। एथिक्स के अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब प्रोस्पेरिटी ही है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन कैन बी टेम्पररी, जो संतुष्टि होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी इज रियलाइजेशन ऑफ हैविंग मोर देन वंस फिजिकल नीड्स व्हिच अलाउज एन इंडिविजुअल टू हेल्प अदर्स, ठीक है। जैसे कि पहले के टाइम में सेटिस्फैक्शन था और हम लोग का टारगेट क्या है, प्रोस्पेरिटी है। तो सेटिस्फैक्शन क्या है ना, वो टेम्पररी होता है। कभी कभी जैसे हम लोग को लगता है ना कि हम लोग कोई चीज खरीद लिए, जैसे कि मान लो कि पहले के टाइम में आप लोग याद करोगे 10 साल पहले के टाइम में, तो आप एक महंगा पेन अगर खरीद लिए, एक 100 रुपए का पेन खरीद लिए, तो आपका मन उस टाइम सेटिस्फाइड हो गया कि हमको एक महंगा पेन खरीदा गया, लेकिन वो टेम्पररी था। पता है कैसे? जब टाइम बीतेगा, 10 साल आगे हम लोग आ गए, और 10 साल आगे जब बढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये 100 रुपए का पेन, इससे हम अब संतुष्ट नहीं है, ठीक है। फिर लगेगा नहीं 1000 रुपए का पेन होना चाहिए। तो इससे हम क्या देखें कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, वो टेम्पररी चीज है, वो कुछ टाइम के लिए आपके साथ है, वो हमेशा नहीं है। लेकिन प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको ये रियलाइज होता है कि हमको मेरी जरूरत से ज्यादा की चीजें हैं। इसमें क्या है, प्रोस्पेरिटी के केस में अगर आपके पास 3 रुपए वाला जो पेन आता था ना, लिखो फिको वाला, अगर आपके पास वो भी है ना, तो आप उसमें भी खुश हो कि मुझे जितना चाहिए था एग्जाम में लिखने के लिए पेन, उतनी मेरे पास है, फिजिकल नीड्स है, और मेरे पास इतना है, उसका पैसा भी मेरे पास बच रहा है कि हम किसी और को भी दे सके। मतलब सिंपली समझो, सेटिस्फैक्शन में आपने 100 रुपए का पेन खरीदा, कुछ टाइम के बाद आपको मालूम पड़ा कि मार्केट में उससे महंगा पेन आ गया, तो आपका मन हुआ कि हमको अब वो चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन टेम्पररी हो गया, इससे कुछ टाइम के लिए आपको बस खुशी मिला। लेकिन प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास 2 पीस 3 रुपए वाला पेन है, 2 पीस 3 रुपए वाला लिखो फिको वाला पेन है, ठीक है। तो एक पेन से आपने खुद लिखा, एक आपके दोस्त ने मांगा, आपने उसको भी दे दिया, आपका फिर नीड पूरा हुआ, और आपके पास इतना था कि आप किसी और को दे भी सको। अब सोचो, इस केस में, प्रोस्पेरिटी वाले केस में 3-3 6 रुपया का चीज था, और इस सेटिस्फैक्शन वाली चीज में 100 रुपया का पेन था। कितना का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म अगर सक्सेस का बात करें, हैप्पीनेस का बात करें, तो वो प्रोस्पेरिटी के केस में देखने के लिए मिला, सेटिस्फैक्शन के केस में नहीं मिला वो चीज देखने के लिए, ठीक है। तो ये था सक्सेस के बारे में। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वो है नेचर के बारे में, कि नेचर को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, या फिर इनरिचमेंट कर रहे हैं, मतलब कि नेचर को नरिश कर रहे हैं। इन दोनों में से हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? वी हैव मूव्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर टू एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग पहले के टाइम में रेस्पेक्ट करते थे नेचर को और प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग आगे किस तरह से बढ़े हैं? हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अभी के टाइम में, जो कि बोला जाता है कि आप इस चीज को नहीं इस्तेमाल करें, इस चीज का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि नेचर को नुकसान हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे जानवरों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, कि पहले के टाइम में जो कुछ जो वल्नरेबल जो एनिमल्स होते हैं, उस जो एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, उन प्रजातियों का शिकार करना मना किया गया था, कि आप उसको मार नहीं सकते हो, ठीक है। आप उसको किल नहीं कर सकते। जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, मतलब एग्जाम्पल आपको बता रहे कि इन लोग का स्किन के लिए लोग क्या करते थे, इसको मार ही देते थे। क्रोकोडाइल को मारते थे, उसका स्किन निकालते थे, और उसका जो लेदर होता था, उसके हेल्प से पर्स बन रहा है, जूता बन रहा है, बेल्ट बन रहा है, बहुत कुछ। इस चीज के लोगों ने मना किया, क्या कि पहले क्या था कि हम अपने नीड्स पूरा करने के लिए कपड़ा का जूता बन गया, लकड़ी का नीचे का जो फोम जो लगता है नीचे का लेयर, वो बना दिए, तो हमारा काम हो जाता था पहले के टाइम में। लेकिन अभी के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने नीड्स पूरे करने के नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपना नीड्स क्या है कि पैसा, अभी के टाइम में तो पैसा चाहिए। तो जो क्रोकोडाइल का जो स्किन से जो जूता बना है, या फिर वो भी लेदर से अगर कोई चीज बन रहा है, तो उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन सोचो कि लेदर आ कहाँ से रहा है? मरे हुए एनिमल से नहीं आता, मार करके एनिमल से आता। ठीक है, सच्चाई यही है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो अभी जो चल रहा है। बहुत सारे जो आर्टिफिशियल लेदर बन रहे हैं, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन ऐसा नहीं कि नेचुरल लेदर का जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है, कम हुआ है पर चल रहा है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, वो रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, नेचर को बर्बाद करके वो अपना खुद का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजें पैसे गेन करने के लिए नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, जो क्रोकोडाइल है या फिर जो टाइगर है, ये सब क्या, ये सब नेचर का ही ना पार्ट है। तो बस कुछ पैसे के लिए लोग उसको मार दे रहे हैं, और उसका स्किन से अलग अलग वैरायटी की चीजें बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ताकि उनका अर्निंग हो सके, नेचर को एक्सप्लॉइट करके अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, द टारगेट इज टू ट्रांजिशन टू इनरिचमेंट। हमारा जो टारगेट है कि ट्रांजिशन हो जाए इनरिचमेंट के तक। ठीक है, हमारा जो टारगेट है कि हमारा जो है ट्रांजिशन हो इनरिचमेंट है, मतलब कि जो नेचर का नरिशमेंट होता है, नेचर को न्यूट्रिएंट्स देना, पानी देना, प्रॉपर सनलाइट उसको मिल रहा है कि नहीं, नेचर की देखभाल करने पर हमारा
ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो स्वभाव है वो बदले, इस तरह से बदले कि हम नेचर को ग्रोथ करवाने में हेल्प कर सकें, ठीक है। वेयर वी गिव बैक टू द एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग नेचर को कुछ वापस रिटर्न कर सके। हम लोग तो बस लेते हैं नेचर से, कभी ये ले लिए, कभी खाने का चीज ले लिए, कभी पहनने का चीज ले लिए, कभी बैठने के लिए कुर्सी ले ली, सब कुछ हम लोग नेचर से ले रहे हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा अपना स्वभाव बनाना होगा कि इन रिटर्न हम नेचर को कुछ दे भी सकें, ठीक है। यहाँ पे अगला जो हमारे पास, अच्छा इसी में और है, एक्सप्लॉयटेशन मींस टेकिंग फ्रॉम द नेचर अंटिल इट डिप्लेटेड। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि नेचर से या प्रकृति से लेते रहो चीजें जब तक वो पूरा खत्म ना हो सके। इनरिचमेंट मींस टेकिंग ओनली व्हाट नेचर कैन रीजनरेट। और इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि बस वही चीजें आप नेचर से लोगे, प्रकृति से लोगे जो कि वापस से रीजनरेट हो सकती हो, ठीक है। जैसे कि आप गए कॉलेज में, गुलाब का फूल का पेड़ था, गुलाब निकला हुआ था, ठीक है, रोज खिला हुआ था, आपने तोड़ लिया, इसमें दिक्कत नहीं है, सच बता रहे, इसमें दिक्कत नहीं, कॉलेज वाले गुस्साएंगे वो अलग बात है। लेकिन ये इनरिचमेंट के अंदर आ गया कि आपने ऐसी चीजें ही ली जिससे कि आपका तो फायदा हो गया पर नेचर का नुकसान नहीं हुआ, वो रीजनरेट कर लेगा, फिर से नया गुलाब का फूल निकल जाएगा। लेकिन आप देखो एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, आपको लगा कि ठीक है गुलाब का फूल निकल रहा, पूरा पेड़ लेकर के चलते, आप पूरा पेड़ उखाड़, अब बताओ उसमें क्या हुआ, पेड़ उखाड़ लिए तो उसमें क्या एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, कि आप नेचर से लेते लेते इतना उसका सामान, उतनी चीजें ले ली कि वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप समझ गए। अगला हमारे पास है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि पहले के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट होती थी, या फिर कह सकते हैं अभी के टाइम में, और हमको ग्रोथ चाहिए था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू विन बाय पुलिंग अदर्स डाउन, द करेक्ट मॉडल इज बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री वन अनदर सो द एंटायर सोसाइटी ग्रोज टुगेदर, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग खुद जीतने के लिए एक दूसरे को खींच कर नीचे गिरा दें, ठीक है। ऐसा होता है कि खुद जीतना है तो किसी और को नीचे गिरा दिया जाता है, जबकि ये सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, एक दूसरे की हम लोग परस्पर हेल्प करें ताकि हमारा पूरा समाज एक साथ ग्रोथ हो सके। इन कॉन्फ्लिक्ट, जब मुसीबत पड़ता है, जब कोई दिक्कत होता है, वी पुल अदर्स डाउन, हम लोग दूसरे को धक्का दे देते हैं, किसी और को गिरा देते हैं। इन हेल्दी ग्रोथ वी अपलिफ्ट ईच अदर थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। अगर हम गलत तरीके से देखें, या फिर जब झगड़ा होता है उस टाइम के केस में, जब हम लोग टेंशन में होते, परेशान होते हैं, गलत तरीके में देखें तो हम लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सच बताना, पढ़ाई लिखाई में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी को बढ़ाना नहीं चाहता, कोई नोट्स छुपा लेता है, लड़कों में शायद कम होता है, लड़कियों में तो होता है कि कोई अपना जो पढ़ने का जो किताब है लाइब्रेरी से लेके आए, बहुत अच्छा बुक है, बहुत कम था, तकिया के नीचे लेकर के सोते हैं, ऐसे लोग हमको तो मिले थे कॉलेज में, ठीक है। तो नोट्स कोई छुपा रहे हैं, कोई बुक्स छुपा रहे हैं, कोई लेक्चर खरीदे हैं वो छुपा रहे हैं, बहुत कुछ होता है कि लोग हाइड करते रहते हैं। तो एक दूसरे को नीचे गिराने का ही तरीका हुआ ना, कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन सही तरीका हेल्दी ग्रोथ का क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंटरिटी भी कहते हैं। और इससे क्या होगा ना कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम अपने आसपास का एग्जाम्पल दे, जो हमने झेला था कॉलेज के टाइम में, कि मैक्सिमम का केस ये था कि नोट्स तकिया के नीचे है, कॉलेज जा रहे हैं तो किसी का क्लास अगर नहीं है तो वो पढ़ ना ले तो किताब छुपा करके जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन उसके बाद होता क्या था, छिपाने वाले का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता था कि 2-3 लोग ऐसे अगर मिल गए जो कि एक दूसरे की हेल्प करने का नेचर रखते हैं, जो लोग एक दूसरे को इनरिच करने का नेचर रखते हैं, जिनके पास कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, उनका नेचर हुआ कि 2-3 लोग मिल गए, वो लोग आपस में रिसोर्सेज को शेयर किए, बुक्स नोट सब कुछ शेयर किए, लेक्चर शेयर किए, और वो लोग टॉप में आ गए। और जो लोग छिपा रहे थे ना, उनका नॉलेज छिपा हुआ ही रह गया, ठीक है, उनका कोई काम नहीं आया, ठीक है। तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को खींच करके नीचे करें, तो उससे वो नीचे हुआ ना, मेरे में क्या हुआ, मेरे में इंप्रूवमेंट हो गया क्या, नहीं। तो हमको खुद में इंप्रूवमेंट अगर चाहिए तो अपने आसपास के लोगों के साथ में ही हम आगे बढ़ पाएंगे, कि हम इससे थोड़ा सा हेल्प ले लिए, इसको थोड़ा सा हेल्प कर दिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि किसी को हम नीचे कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये तरीका हमेशा काम नहीं आता, कहीं कहीं रेयरली बाई मिस्टेक थोड़ा देर के लिए लगता है कि ये सही है, पर एक्चुअल में उसका रिजल्ट हमको गलत ही मिलता है, ठीक है। तो ये हमने इस टेबल जो हम लोगों ने ये टेबल जो देखा था, ये उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है एजुकेशन, सक्सेस, नेचर और कंपटीशन के आधार पे, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारा टारगेट है उसके लिए। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है प्रैक्टिकल एडवांटेज एंड बेनिफिट्स, ठीक है। इन सभी चीजों का प्रैक्टिकल हमारे पास क्या फायदा है, ठीक है, क्या इससे हमको फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। एक तो हमारा मन शांत होगा, ठीक है, एक तो हमारे पास मेंटल पीस होगा, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बोल सकते हैं। बीइंग एथिकल रिमूव्स फियर एंड गिल्ट लीडिंग टू काम माइंड, ठीक है। अगर हम अपने
अगर हम एथिकल होंगे, ठीक है? मतलब हर काम को सही तरीके से करना, उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है, वो सब कुछ सोच करके करना, अपने आस-पास के लोगों की सेफ्टी के लिए, नेचर के प्रगति के लिए अगर हम लोग काम करते हैं, अगर हमारे पास एथिकल नेचर है, तो क्या होगा हमारे मन से डर और जो पछतावा होता है ना, गिल्ट का मतलब पछतावा होता है, ठीक है? तो डर और पछतावा हमारे मन से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है? और इससे हमारा मन जो है वो एकदम शांत हो जाता है, हमारे पास एकदम काल्म माइंड आ जाता है, ठीक है? एथिकल बिहेवियर एलिमिनेट्स स्ट्रेस एंड गिल्ट लीडिंग टू पीस ऑफ माइंड। एथिकल बिहेवियर जो है वो आपके दिमाग से स्ट्रेस हटाएगा, आपके दिमाग से चिंता और पछतावा को हटा करके आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो पूरी तरह से शांत कर देगा, ठीक है? अगला जो हमारे पास फायदा है एथिकल होने का, ये है ट्रस्ट एंड ब्रांड वैल्यू। लोग आप पे भरोसा कर पाएंगे कि ये इंसान बहुत सही है, जो बोलता है वो सच बोलता है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप कोई मेस में खाना के लिए ज्वाइन किए, ठीक है? कोई मेस आप ज्वाइन किए हो, तो वो स्टार्टिंग में 4 दिन आपको अच्छा खाना दिया, ठीक है? तो आपने अपने दोस्तों को ही बताया कि अच्छा मेस है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तो आपने कुछ और दोस्तों को उसमें ज्वाइन करवा दिया। फिर उसका खाना का क्वालिटी गिर गया, ठीक है? तो उसने अपना ट्रस्ट तो तोड़ दिया। अब बताओ, अब उसने 4 लोग से उसने 8 लोग इकट्ठा कर लिया था खाना खाने के लिए, ठीक है? अपने जो कस्टमर्स है वो, उसने अपना ट्रस्ट तो तोड़ दिया ना, उसने अपना ट्रस्ट अपना उसने खत्म कर दिया, उसने धोखा दे दिया कि पहले अच्छा खाना खिलाया, 1 महीना का पैसा ले लिया, अब एकदम खराब-खराब खाना खिला रहा है, तो वो कब तक चलेगा? 1 ही महीना ना। अगले महीने से बताओ उस 8 बच्चे में से कौन जाएगा उसमें? कोई नहीं जाने वाला, ठीक है? यहाँ पे हम वही देखेंगे कि ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू के लिए भी एथिकल होना ज़रूरी है, ठीक है? एथिकल बिहेवियर बिल्ड्स अ रेपुटेशन। वो जो मेस था उसका एक रेपुटेशन बन गया कि ये सही नहीं है। और कोई दूसरा जो मेस था उसमें जब 4 लोग खाना खा रहे थे तो वो नॉर्मल खिला रहा था, जब 8 लोग हो गए तो उसका इनकम बढ़ गया, तो वो खाना का क्वालिटी को और इम्प्रूव किया, तो उससे बच्चों में और ट्रस्ट बना रहा, या फिर जैसा स्टार्टिंग में दिया था वैसा ही बाद में दे रहा है, तो बच्चों का ट्रस्ट बना रहा, वो वहीं पे लगातार खाना खाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो एथिकल बर्ताव है उससे आपका रेपुटेशन बनेगा, आपके क्लाइंट्स के सामने, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके सामने में, वो समझेंगे आपके बारे में कि आप जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्वालिटी पे, ठीक है? आप कभी भी क्वालिटी के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपके बारे में, आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके बारे में इस चीज़ को समझेंगे। दिस ट्रस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल एसेट। ये जो भरोसा है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रोफेशनल एसेट है, जो कि जब ट्रस्ट बनता है ना अपने आस-पास के लोगों के बारे में तभी समझ में आता है। जैसे कि समझो अभी के टाइम में बहुत सारा साबुन है, ठीक है? जो आप लोग यूज़ करते होगे, पियर्स हो गया, लाइफबॉय हो गया। लाइफबॉय हैंड वॉश में यूज़ होता है, ठीक है? हाथ धोने के लिए। मार्वो बहुत लोग जे जेंट्स लोग, पापा लोग होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। पियर्स हो गया, डव हो गया, मम्मी लोग इस्तेमाल करती है। अब बताओ नया-नया साबुन मार्केट में और नहीं आया है क्या? इतने सालों से ये चल रहा है, क्योंकि उस पे ट्रस्ट मेंटेन है लोगों का कि ये सब साबुन अच्छा है, ठीक है? तो जिन चीज़ों पे ट्रस्ट मेंटेन होता है, उनका जो ब्रांड का जो वैल्यू होता है, वो बढ़ जाता है, उसका रेपुटेशन बढ़ जाता है कि ये बहुत सही चीज़ है। वो लंबे समय तक उस चीज़ को लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अब सामाजिक फ़ायदा का अगर हम बात करें कि सोशल बेनिफिट क्या होता है, इट बिल्ड्स गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ठीक है? लोगों के नज़र में हमारा जो ब्रांड का जो वैल्यू है, इंसान का जो वैल्यू है, वो बहुत अच्छा बन जाता है और वो आप पे बहुत आराम से ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है? पीपल ट्रस्ट योर इम्प्लिसिटी। आप जो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते जैसे थे, आप खुद को वैसे ही दिखाते हो, तो लोगों लोगों का आपके ऊपर भरोसा बना हुआ रहता है, ठीक है? अगला है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। एथिकल प्रैक्टिसेस इंश्योर दैट योर वर्क इज लॉन्ग लास्टिंग एंड एनवायरमेंटल सेफ, ठीक है? एथिकल प्रैक्टिस जब आप करते हो तो उससे पता चलता है कि आपका जो काम है, आप जो कर रहे हो, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और एनवायरमेंट के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही सेफ है, क्योंकि एथिकल का मतलब ही हो गया ना कि आप एक तो लोगों की सेफ्टी के लिए आप ध्यान दोगे। अब लोगों की सेफ्टी के लिए ध्यान दोगे तो आप जो चीज बनाओगे वो लंबे समय तक चलने वाला होगा, तभी तो बीच में टूट जाएगा तो लोगों को तो दिक्कत ही होगा ना। और एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात रहे तो आप मटेरियल को तो टेस्ट ही करके बनाओगे कि मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा हो, उसी को हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोल रहे हैं। अगला है इकोनॉमिक बेनिफिट। इन द लॉन्ग रन एथिकल कंपनीज लाइक टाटा एंड इन्फोसिस अर्न मोर सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिट्स। अनएथिकल कंपनीज इवेंचुअली कोलैप्स, ठीक है? अगर आप लंबे समय तक देखोगे, चाहे कोई भी कंपनी हो, टाटा के बारे में, इन्फोसिस के बारे में हो, कोई साबुन का कंपनी, शैम्पू कंपनी, नटराज पेंसिल का कंपनी हो या फिर कोई पेन का कंपनी हो, सेलो पेन का ही कंपनी क्यों ना हो, तो लंबे समय तक हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि अगर एथिकल कंपनी है, तो वो लंबे समय तक प्रॉफिट कमाते रहता है, थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट हो लेकिन अर्न होते रहता है। लेकिन जो लोग अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका कंपनी क्या होता है, सीधे से कोलैप्स कर जाता है, बंद हो जाता है। इसी को हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट बोल रहे हैं, एथिकल होने का फ़ायदा।
ठीक है, अगला हमारे पास है केस स्टडी। सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक सिंपल सा केस स्टडी लिया है। आप इमेजिन करो कि आप रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, बोलना नहीं कि मेरा ये ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि जो रोड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप उसके आपको कॉन्ट्रैक्ट वो आपको दिया गया, आप कॉन्ट्रैक्टर हो वहां के। तो सिनेरियो जो फर्स्ट हमारे पास है, कॉम्पिटेंस विदाउट एथिक्स, जहाँ पे आपके पास क्षमता है, आपके पास स्किल्स है कि आप बना सकते हो बहुत अच्छा, लेकिन आप में एथिक्स नहीं है, आप घूसखोर इंसान हो, आप पैसा बचाओगे, ठीक है, आप काम चोरी करोगे, वैसे इंसान हो, तब के केस में देखो आप क्या करोगे, आप सस्ता सामान इस्तेमाल करोगे, चीप मटेरियल यूज करोगे, आप घूस लोगे ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक है। द रोड ब्रेक्स इन द ईयर, और क्या रिजल्ट आएगा कि जो आपने रोड बनाया वो साल भर के अंदर वो टूट कर बिखर गया, ठीक है। आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा लिया बहुत ही कम टाइम में, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, रोड टूटने के कारण वो बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ, बहुत कुछ बर्बाद हुआ, और आपका जो रेपुटेशन था एज ए कॉन्ट्रैक्टर वो भी तो खराब हो गया कि ये रोड किसने बनाया था, हाँ, इन्होंने बनाया था, मतलब उनको अब कॉन्ट्रैक्ट देना सही नहीं है, वो सही नहीं है, सही नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये तब के केस में हुआ जब आपके पास क्षमता थी पर आपका एथिकल वैल्यूज आपके पास नहीं था तब। अब अगला केस जो कि अभी आप लोग बन चुके हो, ठीक है, आपके पास सिनेरियो बी वाले लोग आप ही लोग हो, ठीक है, जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब सिनेरियो बी में आते हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंस भी है और साथ में एथिकल वैल्यूज भी है, मतलब कि आपके पास एथिकल कॉम्पिटेंस है। इसमें क्या होगा कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और आप उतना ही मतलब काम कर रहे हो जिससे कि आपको एक फेयर प्रॉफिट, जितना कि आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना उतना ही आपको मिल रहा है। ज्यादा के लालच में आप मेटेरियल का जो सामान होता है उसका क्वालिटी से में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। द रोड लास्ट 10 ईयर्स, अब जो रोड बना था वो 10 साल तक टिका, उम्मीद था 5 साल का, लेकिन रोड जो है वो 10 साल तक टिका। कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट अवार्ड्स यू फॉर लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट यू इवन आस्किंग, ठीक है, बिना आपके कोई रिक्वेस्ट किए हुए, ठीक है, आपने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया सरकार से और सरकार ने आपको अवार्ड भी दे दिया और आगे के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए। ऐसा पता रियलिटी में अभी हो रहा होगा, जितना लोग कर रहे हैं ना भ्रष्टाचार, तो जो लोग सही होंगे ना उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होगा, उनको अवार्ड भी मिल रहा होगा, उनकी लोग रेपुटेशन भी बहुत अच्छे लोग मान रहे होंगे, ठीक है। तो ये अभी आपका केस है कि आपने अच्छा मटेरियल यूज किया, आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था आपने उतना ही प्रॉफिट लिया, रोड बहुत लंबे समय तक चला, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया बहुत लंबे टाइम तक चला, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको बहुत सारा आगे काम मिल रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोस हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये केस स्टडी आ गया। आपके एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस केस स्टडीज के भी आ सकते हैं, ये यूनिट 6 जो है आपका उसी से ज्यादा आपके पास आने की चांसेस होंगी 5-6 से, ठीक है, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में ये चीज भी आ सकता है इस टाइप से। इस ऐसा कुछ डेटा दे देगा कोई एक डेटा और बोलेगा कि इसमें एथिकल कॉम्पिटेंस है कि नहीं ये चीज बताने का, तो आप तो बता ही दोगे आराम से, ठीक है। इसके बाद है कि लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ एथिक्स, ठीक है, एथिक्स की कमी होने के कारण से क्या क्या लॉस हो रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हर जगह पे हर एक जो प्रोफेशनल है उसके पास एथिकल वैल्यू हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनके कारण समाज को या फिर उनको क्या क्या घाटा झेलना पड़ रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सोसाइटियल लॉस, समाज में क्या, समाज को क्या लॉस हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। करप्शन लीड्स टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडेंजर्स लाइफ, ठीक है, जो करप्शन है, जो घूस लोग लेते हैं उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो सब जो है वो बहुत पुअर क्वालिटी का बन रहा है और उसके कारण लोगों की जिंदगियां जो है वो भी बहुत खतरे में है, ठीक है। आप कुछ कुछ मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो साउथ के कुछ किसी मूवी में देखा था कि किसी ने एक अपार्टमेंट खरीदा, अपना पूरा जिंदगी का जितना जमा पूंजी था उसने पूरा पैसा लगा के अपार्टमेंट लिया और 1 से 2 दिन ही हुआ था, कोई काटी उसने लगाया, काटी इस वाले वॉल पे लगाया, इस वाले दीवार पे उसने एक कील ठोका और इधर का जो दीवार था उसका पपड़ी गिरा, ठीक है, और कोई बच्चा बस कूदा तो जमीन का जो फ्लोर है वो नीचे गिर गया, नीचे वाले फ्लोर में उसका पंखा टूट के गिर गया, इस टाइप से। मतलब क्या था कि वो घर तो बना के दे दिया पूरा अच्छे से पेंट करके, जो भी उसका कंस्ट्रक्टर था कॉन्ट्रैक्टर था बना करके दे दिया, लेकिन इतना खराब क्वालिटी का बनाया कि वो घर जो है वो कभी भी गिर सकता था, ये कंडीशन था। अब मानो कि अगर माइनर सा भी अगर भूकंप आया तो वो घर तो गिरेगा, उसमें क्या क्या हुआ, एक तो मटेरियल की बर्बादी हुई, ठीक है, पैसों की बर्बादी हुई और सबसे मेन चीज लोगों की जो सेफ्टी है, किसी का सर पे दीवार कभी भी गिर सकता है, ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा, कितना खतरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा और लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ेगी, ठीक है, अगर एथिक्स की कमी हुई तो। इन्वायरमेंटल लॉस,
अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जैसे कि फैक्ट्री वाले, उनको पता होता है कि उनके फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो प्रकृति के लिए कितना हानिकारक है, और उसको वो साफ करके रिवर में दे सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, तो वो कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। वो एथिकल नहीं है तो वो लोग नहीं करते हैं। अब उससे सोचो कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, कितना पॉल्यूशन होता है। अभी अपने गंगा नदी का ही कंडीशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पर्सनल लॉस। इंसान का खुद का भी लॉस होता है। अगर कोई उस टाइप के काम कर रहा है, जैसे कि कोई सिविल इंजीनियर, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स आगे के मिलने थे, अगर उसने पहले के कोई काम में काम चोरी की थी, पैसा उसने ज्यादा लिया था, घूसखोर वाला काम किया था उसने, तो सोचो उसको आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट देगा? नहीं देगा। उसका रेपुटेशन गया, उसका करियर आगे जाके खत्म होने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल लॉस बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ एथिक्स लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कैरियर डिस्ट्रक्शन एंड हाई स्ट्रेस। एक तो उसका करियर खराब होगा, कोई लीगल एक्शन ले लिया गया तब तो और भी दिक्कत है, और उसको टेंशन कितना होगा, काम नहीं मिल रहा है, कितना टेंशन उसको होगा, सोच लो जरा एक बार, ठीक है। अब पूरे इस टॉपिक का अगर हम समरी का बात करें तो इसका हम लोग समरी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अ प्रोफेशनल विदाउट एथिक्स इज अ ब्लाइंड रेस, ठीक है। एक ऐसा प्रोफेशनल इंसान जिसके पास एथिक्स नहीं है, वो एक ब्लाइंड रेस है। One becomes a truly competent professional only when technical skills are guided by ethical values। एक इंसान जो है वो पूरी तरह से सही से कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल तभी बन पाएगा जब उसके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी, और टेक्निकल स्किल्स को गाइड करने के लिए उसके पास एथिकल वैल्यूज भी होंगी। मतलब उसके पास काम के कैसे करना उसकी क्षमता भी है, और काम को सही तरीके से करने की वैल्यूज भी है उसके पास, तभी उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है। एथिकल कॉम्पिटेंस इज नॉट एन एक्स्ट्रा फीचर। एथिकल कॉम्पिटेंस जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ठीक है। इट शुड बी इन एन इंजीनियर्स डीएनए। इंजीनियर के डीएनए में ये चीज होना चाहिए। विदाउट इट टेक्नोलॉजी बिकम्स डिस्ट्रक्टिव वेपन, ठीक है। अगर एथिकल कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव वेपन ही बन जाएगा। वो एक टाइप का हर चीज को बर्बाद करने का हथियार बन जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचो कि कोई भी काम करना है सही तरीके से, ठीक है। कुछ भी अच्छा काम, कोई भी काम करने से, खाना ही बनाना है, ठीक है। मान लो खाना बनाना है, या बाइक चलाना है, या फिर कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, तो क्या हम उसको एक्स्ट्रा फीचर, उसमें अगर उसको हम सही से करना है कोई काम को, तो उसको हम एक्स्ट्रा फीचर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा करना, कुछ सही काम करना, उसको एक्स्ट्रा फीचर नहीं बोलते। उसको बोलते हैं कि बस गलत नहीं कर रहे हैं। वो कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, वो तो नॉर्मली करना ही चाहिए। अब खाना बनाओगे तो उसमें चावल अगर बनाना, चावल है, पानी तो डालोगे ही। अब ऐसा तो नहीं है कि चावल बनाना था उसमें पानी डाल दिए तो एक्स्ट्रा फीचर हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ सही करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बस गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बस गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया है कि ये जो इंजीनियर्स होते हैं उनके तो डीएनए में होना चाहिए एथिकल कॉम्पिटेंस। मतलब उसके पास स्किल्स भी होंगे, उसने पढ़ा है, और उसको सही गलत की पहचान भी होगी, क्योंकि उसी इंसान को बस पता होगा जो सही से पढ़ा लिखा है कि अगर हम ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट में इस तरह से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान होगा, और इकोनॉमिकली कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।